हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शबो खान स्वागत करती हूं और आशा है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि हम चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का इसे हम पढ़ रहे थे और हमने इसके 2 भाग पढ़ भी लिए हैं। आज इसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनको देखेंगे। और आप वाचन के दौरान आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुने वाचन को, और जो भी महत्वपूर्ण कथन है, जो भी इसमें पात्र आ रहे हैं, उन सभी पात्रों पर आप बिल्कुल ध्यान दें और ध्यान से इसको बिल्कुल केंद्रित होकर वाचन को सुने। चलते बढ़ते हैं अपने नाटक की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक जयशंकर प्रसाद का। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम। दांड्यायन पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खिंचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो ... एनिसाक्रिटीज का प्रवेश होता है। एनिसाक्रिटीज महात्मन संबोधन देती है। एनिसाक्रिटीज दांडायन को, महात्मन दांडायन चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनिसाक्रिटीज आपसे कुछ ... दांडायन मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ सिंधु की एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बान सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। एनिसाक्रिटीज परंतु देवपुत्र ने ... दांडायन देवपुत्र? एनिसाक्रिटीज देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने अपना आपका स्मरण किया है। आपका यह सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। जब इनका दांडायन के बारे में जब सिकंदर ने सुना था, तो सिकंदर ने एनिसाक्रिटीज को भेजा कि आप दांडायन को मेरे पास ले आओ, लेकिन दांडायन ने वहाँ जाने से मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है? दांडायन हंसकर भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत बहुत महत्वपूर्ण कथन है। दांडायन का हंसकर दांडायन कहते हैं, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जाता। कौन कहता है ये? दांडायन कहता है। दांडायन वहां जाने के लिए मना कर देते हैं। एनिसाक्रिटीज बोलते हैं, महात्मन ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दे तो? दांडायन कहते हैं, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती हैं। मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती हैं। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अजली से जलपान कर, तृण शैया पर आंख बंद कर किए सो रहता हूँ। न मुझ में किसी को डर है, न मुझसे किसी को डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनिसाक्रिटीज कहते हैं, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूँ, यही कह दूंगा। प्रस्थान कर लेते हैं एनिसाक्रिटीज। एक और हल्का दूसरी ओर से चाणक्य और एक और अलका दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, चाणक्य और चंद्रगुप्त तीनों कहाँ आते हैं? दांडायन के पास आते हैं। अलका कहती है, देव मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दांडायन,
क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दंडायन कहते हैं, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण तुम अपने प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभू, अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली जाना। अलका कहती है, देव, हृदय में संदेह है। दंडायन, नया क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है, आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन कहते हैं, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा, विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश होता है। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आया है, क्या आज्ञा है? दंडायन, में क्या आज्ञा दूं सैनिक, मेरा कोई रहस्य नहीं, निर्भृत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हों। दंडायन कहते हैं, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा, अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रेटीज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। सिकंदर क्या करता है, दंडायन के पास अब खुद आता है। किसके साथ आता है? सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रेटीज के साथ। सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रेटीज के साथ सिकंदर खुद आता है। दंडायन, स्वागत अलक्षेंद्र। ध्यान दें आप, अलक्षेंद्र नाम से दंडायन संबोधित करते हैं सिकंदर को, इस चीज को ध्यान दें। दंडायन कहते हैं, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुगृहीत हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव से होता है अलक्षेंद्र। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त, अनुगृहीत हुआ। आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सेल्यूकस से, तुमसे इनका कब परिचय हुआ? सिकंदर जो है ना, सेल्यूकस ने जान बचाई थी चंद्रगुप्त की, तो ये दोनों उस समय मिले थे। तो सिकंदर कहता है सेल्यूकस से कि तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? तो सेल्यूकस बोलता है, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं, तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सेल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दंडायन, अलक्षेंद्र, सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। द्वितीय अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो उसका प्रथम अंक है, ठीक है। यहाँ से द्वितीय अंक प्रारंभ होता है।
उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई है। कार्नेलिया, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्र पट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। या कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। गाती है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरघनु से या पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती मुख से सुख मेरे। मंदिर उबते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण या मधुमेह देश हमारा। फिलिप्स का प्रवेश होता है। कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है। चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। कार्नेलिया कहती है, फिलिप्स, यह तुम हो। आज दारा की कन्या वाल्हीक जाएगी। फिलिप्स कहता है, दारा की कन्या? नहीं कुमारी, साम्राज्ञी कहो। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया। कौन कह रहा है? ये कार्नेलिया कह रही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन कि ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदयों पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। वह देव कुमारी सी सुंदर बालिका साम्राज्ञी कहने पर तिलमिला जाती है। उसे यह विश्वास है कि एक महान साम्राज्य की लूट में मिली हुई दासी है, प्रणय परिणीता पत्नी नहीं। फिलिप्स कहता है, कुमारी, प्रणय के सम्मुख क्या साम्राज्य तुच्छ है? कार्नेलिया, यदि प्रणय हो। फिलिप्स, प्रणय को तो मेरा हृदय पहचानता है। कार्नेलिया कहती है हंसकर, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। फिलिप्स, कुमारी, क्या तुम मेरे प्रेम की हंसी उड़ाती हो? कार्नेलिया, नहीं सेनापति, तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। फिलिप्स गंभीर होकर, मैं पूछने आया हूँ कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां स्कंधावार में साम्राज्ञी के साथ जा रही हैं, क्या तुम भी चलोगी? कार्नेलिया, नहीं, संभवतः पिताजी को यही रहना होगा, इसलिए मेरे जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ सोचकर, कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। कार्नेलिया कहती है, तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स, प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा है। कार्नेलिया, तुम अपने अंधेपन से दूसरों के ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते फिलिप्स। फिलिप्स कहता है इधर उधर देखकर, यह नहीं हो सकता। कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है और वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है। चंद्रगुप्त छोड़ देता है। कार्नेलिया कहती है, धन्यवाद आर्यवीर। फिलिप्स लज्जित होकर, कुमारी, प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। कार्नेलिया, क्षमा तो कर दूंगी, परंतु भूल नहीं सकती फिलिप्स, तुम अभी चले जाओ। फिलिप्स नतमस्तक जाता है। चंद्रगुप्त, चलिए आपको शिविर के भीतर पहुंचा दूं। कार्नेलिया कहती है, पिताजी कहाँ हैं? उनसे यह बात कह देनी होगी। यह घटना नहीं, तुम ही कह देना। चंद्रगुप्त, ओह, वे मुझे बुला गए हैं, मैं जाता हूँ, उनसे कह दूंगा। कार्नेलिया, आप चलिए, मैं आती हूँ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है। कार्नेलिया, एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना से और भी किसी का संबंध है, उसे कैसे भूल जाऊं? उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग सकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है,
भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। प्रस्थान करती है। कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। सिकंदर, विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है सिकंदर के द्वारा। विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं, पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। एनिसाक्रिटीज, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर, नहीं नहीं, यहाँ दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके। दांड्यायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। एनिसाक्रिटीज, परंतु आम्भीक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला। प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है। सिकंदर, लोभी है। सुना है कि उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। एनिसाक्रिटीज, मुझे विश्वास नहीं होता। इसमें कोई रहस्य होगा, पर एक बात कहूँगा, ऐसे पथ में साम्राज्य की समस्या हल करना कहाँ तक ठीक है? क्यों ना शिविर में ही चला जाए? सिकंदर, एनिसाक्रिटीज, फिर तो परसिपोलिन का राजमहल छोड़ने की आवश्यकता न थी। यहाँ एकांत में मुझे कुछ ऐसी बातों पर विचार करना है जिन पर भारत अभियान का भविष्य निर्भर है। मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है। भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं। सिकंदर कहता है, एक ओर से फिलिप्स आम्भीक, दूसरी ओर से सिलिकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सिकंदर, कहो फिलिप्स, तुम्हें क्या कहना है? फिलिप्स, आम्भीक से पूछ लिया जाए। आम्भीक, यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। फिलिप्स, और उसके सहायक हैं सिल्यूकस क्रोध और आश्चर्य से, इतनी नीचता! अभी उस लज्जाजनक अपराध का प्रकट करना बाकी ही रहा। उल्टा अभियोग प्रमाणित करना होगा फिलिप्स, नहीं तो खड़ग इसका न्याय करेगा। सिकंदर, उत्तेजित ना हो सिल्यूकस। फिलिप्स, तलवार तो कभी का न्याय कर देती, परंतु देवपुत्र का भी जान लेना आवश्यक था। नहीं तो ऐसे निर्लज्ज विद्रोही की हत्या करना भी पाप नहीं, पुण्य है। सिल्यूकस तलवार खींचता है। सिकंदर, तलवार खींचने से अच्छा होता कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते। बतलाओ, तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। सिकंदर, परंतु साहस नहीं हुआ। क्यों सिल्यूकस? फिलिप्स, क्यों साहस होता? इनकी कन्या दांड्यायन के आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोह कारिणी अलका भी आती है और चंद्रगुप्त के लिए यह जनरब फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। सिकंदर, ठहरो सिल्यूकस, तुम अपने को विचारधीन समझो। हाँ तो चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंद्रगुप्त, क्या है? सिकंदर, सुना है कि मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है। उसकी प्रजा असंतुष्ट है और तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। चंद्रगुप्त, हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है। मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, और उस ब्राह्मण के कहने पर अपने सम्राट होने का तुम्हें विश्वास हो गया होगा, जो परिस्थिति को देखते हुए असंभव भी नहीं जान पड़ता है। चंद्रगुप्त, असंभव क्यों नहीं? सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है। चंद्रगुप्त, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी। सिकंदर क्रोध से, फिर इतने दिनों तक ग्रीक शिविर में रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चंद्रगुप्त, एक सादर निमंत्रण और सिल्यूकस के उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा। परंतु मैं यवनों को अपना शासक बनने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ।
सिकंदर, परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ है, विजित किया जाएगा। चंद्रगुप्त, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर, अबोध युवक, तू गुप्तचर है? चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं, अवश्य ही यहाँ रहकर यमन रणनीति में से कुछ परिचित हो गया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्भीक समझने की भूल ना होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। कहता है कि मुझे आम्भीक ना समझना। चंद्रगुप्त कहता है सिकंदर से, सिकंदर, तुमको अपनी विपत्तियों से डर नहीं, ग्रीक लुटेरे हैं। चंद्रगुप्त, क्या यह झूठ है? लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर सेना कहना रणकला का उपहास करना है। सिकंदर आश्चर्य और क्रोध से, सिल्यूकस। चंद्रगुप्त, सिल्यूकस नहीं, चंद्रगुप्त से कहने की बात चंद्रगुप्त से कहनी चाहिए। आम्भीक शिष्टता से बातें करो। चंद्रगुप्त, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वचन शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देशद्रोही आम्भीक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के द्वारा, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों किसी वचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देशद्रोही आम्भीक। चंद्रगुप्त रोटियों की लालच से यहाँ या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया। सिकंदर, बंदी कर लो इसे। आम्भीक, फिलिप्स, एनिसाक्रेटिस टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों को घायल करता हुआ निकल जाता है। सिकंदर, सिल्यूकस, सिल्यूकस, सम्राट सिकंदर, या क्या है? या क्या? सिल्यूकस, आपका अविवेक। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। सम्राट, हम लोग जिस काम से आए हैं उसे करना चाहिए। फिलिप्स को अंतःपुर को महिलाओं के साथ वाल्हीक जाने दीजिए। सिकंदर सोचकर, अच्छा जाओ। प्रस्थान होता है। झेलम तट का वनपथ। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है। अलका, आर्य, अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग न कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, दूसरा उपाय क्या है? अलका, है क्यों नहीं? चाणक्य, हो सकता है दूसरी ओर देखने लगता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव। चाणक्य, परिव्राजक होने की इच्छा है क्या? यही एक सरल उपाय है। चंद्रगुप्त, नहीं, कदापि नहीं। यवनों को प्रतिपद में बाधा देना मेरा कर्तव्य है और शक्ति भर प्रयत्न करूंगा। चाणक्य, यह तो अच्छी बात है, परंतु सिंहरण अभी नहीं आया। चंद्रगुप्त, उसे समाचार मिलना चाहिए। चाणक्य, अवश्य मिलेगा। चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उसमें बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका कहती है, जल बरसने की। चाणक्य, ठीक उसी प्रकार जब देश में युद्ध हो, सिंहरण मालव को समाचार मिला हो, तब उसके आने की भी निश्चित आशा है। चंद्रगुप्त, उधर देखिए, वे दो व्यक्ति कौन आ रहे हैं? सिंहरण का सहारा लिए वृद्ध गांधार राज का प्रवेश होता है। चाणक्य, राजन, गांधार राज, विभव की छलनाओं से वंचित एक वृद्ध, जिसके पुत्र ने विश्वासघात किया हो और कन्या ने साथ छोड़ दिया हो। मैं वही एक अभागा मनुष्य हूँ। अलका, पिताजी, गले से लिपट जाती है। गांधार, बेटी अलका, अरे तू कहाँ भटक रही है? अलका, कहीं नहीं पिताजी, आपके लिए छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, चलिए विश्राम कीजिए। गांधार, नहीं, तू मुझे अपनी झोपड़ी में बिठाकर चली जाएगी? जो महलों को छोड़ चुकी है उसका झोपड़ियों के लिए क्या विश्वास? अलका, नहीं पिताजी, विश्वास कीजिए सिंहरण से। मालव, मैं कृतज्ञ हुई। सिंहरण सस्मित नमस्कार करता है। पिता के साथ अलका का प्रस्थान होता है। चाणक्य, सिंहरण तुम आ गए, परंतु ... सिंहरण, किंतु परंतु नहीं आ रहे। आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएं, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरण, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य, तो युद्ध नहीं करना होगा। चंद्रगुप्त, फिर क्या? चाणक्य, सिंहरण और अलका को नट और नटी बनाना होगा। चंद्रगुप्त, तो देखो यहाँ नट और नटी का वेश कौन धारण करता है? नट और नटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नट और नटी का वेश कौन धारण करता है? सिंहरण और अलका।
सिंह हरण और अलका नट और नटी का वेश धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नट और नटी का वेश कौन धारण करता है? सिंह हरण और अलका। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और मैं ब्रह्मचारी। और चंद्रगुप्त क्या बनता है? सपेरा। चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा और चाणक्य क्या बनते हैं? ब्रह्मचारी। सिंहरण और अलका नट और नटी। सिंहरण अलका नट नटी। चंद्रगुप्त सपेरा और चाणक्य ब्रह्मचारी का वेश धारण करते हैं। सबका प्रस्थान हो जाता है। पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश पुरुष वेश में आते हैं। कल्याणी सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, पर अब कोई मार्ग बताओ जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही हमारा उद्देश्य है। सेनापति राजकुमारी। कल्याणी सावधान सेनापति। सेनापति क्षमा हो, अब ऐसी भूल ना होगी। हाँ तो केवल एक मार्ग है। कल्याणी वह क्या? सेनापति घायलों की शुश्रूषा का भार ले लेना। कल्याणी मगध सेनापति तुम कायर हो। सेनापति तब जैसी आज्ञा हो स्वगत। स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, तिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। कल्याणी मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। सेनापति बात तो अच्छी है कल्याणी, और तब तक हम लोगों की रक्षित सेना रुककर देखते हुए, यह लो पर्वतेश्वर इधर ही आ रहा है। पर्वतेश्वर का युद्ध वेश में प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर दूर दिखलाकर, वह किस गुल्म का शिविर है युवक? कल्याणी मगध गुल्म का महाराज। पर्वतेश्वर मगध की सेना असंभव, उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत किया था। कल्याणी परंतु मगध की बड़ी सेना में से एक छोटा सा वीर युवकों का दल इस युद्ध के लिए परम उत्साहित था। स्वेच्छा से उसने इस युद्ध में योग दिया है। पर्वतेश्वर प्राच्य मनुष्यों में भी इतना उत्साह? हंसता है। कल्याणी महाराज उत्साह का निवास किसी विशेष दिशा में नहीं है। पर्वतेश्वर हंसकर प्रगल्भ हो युवक, परंतु रण जब नाचने लगता है तब भी यदि तुम्हारा उत्साह बना रहे तो मानूंगा। हाँ तुम बड़े सुंदर सुकुमार हो, इसलिए साहस न कर बैठना। तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो तो अच्छा, समझे ना? कल्याणी जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त सिंहरण और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त का सिंहरण का और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश होता है। सिंहरण खेल देख लो खेल देख लो भाई, ऐसा खेल जो कभी ना देखा होगा, न सुना होगा। खेल देख लो। पर्वतेश्वर नट, इस समय खेल देखने का अवकाश नहीं। अलका क्या युद्ध के पहले ही घबरा गए? सेनापति वह भी तो वीरों का खेल ही है। पर्वतेश्वर बड़ी ढीठ है। चंद्रगुप्त ना हो तो नागों का ही दर्शन कर लो। कल्याणी बड़ा कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश कर लेते हैं। चंद्रगुप्त महाराज है तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरों किसी चेष्टा करता है, पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी आश्चर्य से, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कल्याणी द्वारा। आश्चर्य से, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। कल्याणी द्वारा। पर्वतेश्वर नट नागों पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो जाता है? चंद्रगुप्त मंत्र महौषधि के भाले से बड़े बड़े मत नाग वशीभूत होते हैं। भाले से? हाँ महाराज, वैसे ही जैसे भालों से मदमत्त मातंग। चंद्रगुप्त कल्याणी को ध्यान से देखता है। अलका उपकार का भी या फल? अलका कहती है कल्याणी से कि उपकार का भी या फल? चंद्रगुप्त हम लोग बंदी ही हैं परंतु रणव्यूह से सावधान होकर सैन्य परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यवन रणनीति भिन्न है। पर्वतेश्वर उद्विग्न भाव से जाता है। कल्याणी सिंहरण से, चलो हमारे शिविर में ठहरो, फिर बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मुझे कुछ कहना है। कल्याणी अच्छा तुम लोग आगे चलो। सिंहरण इत्यादि आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। कल्याणी परंतु तुम कौन हो? ध्यान से देखती हुई, मैं तुमको पहचान मगध का एक सपेरा कल्याणी हूँ और भविष्यवक्ता भी। चंद्रगुप्त मुझे मगध की पताका के सम्मान की कल्याणी कौन? चंद्रगुप्त तो नहीं। चंद्रगुप्त अभी तो मैं एक सपेरा हूँ राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी एक क्षण चुप रहकर, हम दोनों को चुप रहना चाहिए, चलो।
युद्ध क्षेत्र सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक ही होनी चाहिए। सेनापति महाराज, सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर ना संभाल सका। पर्वतेश्वर प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो। मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी, चंद्रगुप्त तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे तो फिर क्या करोगे? चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए? मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतर कारणों में एक मैं भी हूं। चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी, चंद्रगुप्त, राजकुमारी, समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भयानक हो रहा है। कल्याणी, तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो करो। चंद्रगुप्त, पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी, चलो। मेघों की गड़गड़ाहट होती है और दोनों जाते हैं। एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश। युद्ध। सिल्यूकस, पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर, यमन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध। घायल होकर सिल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर, सेनापति, देखो उन कायरों को रोको। उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसें, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए। रथी विरत हो, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तनय की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहरण और अलका का प्रवेश होता है। सिंहरण, महाराज, यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो युवक? सिंहरण, एक मालव। पर्वतेश्वर, मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़ग क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता हो तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण, महाराज, यवनों का एक दल वहां आ रहा है। पर्वतेश्वर, आने दो, तुम हट जाओ। सिल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ाकर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त, युद्ध होगा। सिकंदर, कौन? चंद्रगुप्त, हाँ, देवपुत्र। सिकंदर, किससे युद्ध? मुर्मूर्षु घायल पर्वतेश्वर, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? देखो, यहाँ पर एक चीज आई हुई है, इसे ध्यान दें। होमर की कविता, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ये होमर की कविता से पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। होमर की कविता वाली जो लाइन है ये। पर्वतेश्वर, रक्त पोंछते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्यवीर पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त,
पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी, इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे, सिकंदर कदापि नहीं। कल्याणी कहती है, शीर्षस्त्राण फेंक कर, अपने शस्त्रों को फेंक कर जाती हूँ। क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त, मागध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर, ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंहरण को उठाना चाहती है कि आंभीक आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या? आंभीक, इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, तो वे लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर, पंचनंद नरेश की जैसी इच्छा हो। मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरा मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं। सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है, उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, मालविका। मालविका, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं है। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान लूँ तो कोई हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जान पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य, छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूम कर देख कर आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझसे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्घर्ष कई रणकुशल योद्धा शत्रुद्र तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेनाएं, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्थनीज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त, उसकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगत द्वेषिता का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी, अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान होता है। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश होता है। चाणक्य, क्या है? सैनिक? सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, विपाशा और शत्रुद्र के बीच जहाँ अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि अब आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है।
चंद्रगुप्त राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूँगा। सैनिक जैसे आगे जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक फिर लौट आता है। सैनिक क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ न ले आए। सैनिक इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। सैनिक का प्रस्थान। मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध पिपाशा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका नहीं, मैं सिंध की रहने वाली आर्य हूँ। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त तो यहाँ कैसे चली आई? मालविका मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंहरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछ कर क्या करोगी? प्रस्थान कर जाता है वो। मालविका स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहरण कब आते हैं। पट परिवर्तन होता है। स्थान बंदीगृह। घायल सिंहरण और अलका, इन दोनों को बंदी बना लिया गया था। पर्वतेश्वर के वहाँ रखा गया इनको। अलका आप तो चल फिर सकोगे? सिंहरण हाँ अलका, परंतु बंदीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरण क्या? अलका सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिंहरण कैसे? अलका छषड़क देश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आता था। उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। मतलब एक आया था सेनापति, वो गीत के थ्रू इनको संदेश सुना के गया है। सिंहरण तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। सिंहरण तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण उठकर तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ। अलका कुछ सोचने लगती है। तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदी हूँ? सिंहरण क्यों? अलका आम्भीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्भीक का ब्याह करा दिया है। परंतु आम्भीक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण अलका तब क्या करना होगा? अलका यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा सकूं। सिंहरण मैं अलका मुझसे पूछती हो? अलका दूसरा उपाय क्या है? सिंहरण मेरा सिर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की रमणीयनी बनोगी। अच्छा होता कि इससे पहले ही मैं ना रह जाता। अलका क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंहरण कठिन परीक्षा न लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। अलका मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण और तुम पंचनद की अघीश्वरी पता नहीं क्या लिखा है, अभीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। सिंहरण यह भी कोई हंसी है? अलका बंदी जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान होता है। अलका सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा।
प्रथम यौवन गाती है, यह अलका गाना गाती है, ध्यान दें आप, अलका के द्वारा गाना गाया गया है ये। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। उड़ रही है हृत पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं या बिछलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो इसी मिस, तुमको लगे विलंब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आँखों की राह। और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकर भरा था। यह अलका के द्वारा गाया गया है। पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? अलका, यह बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच में बातें होती हैं जो भी, ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। मालवों के साथ स्कंधावार में युद्ध परिषद। देवबल परिषद के सम्मुख में यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों से हुई, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए, और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहण का प्रवेश, परिषद में हर्ष। सब कुमार सिंहण की जय। नागदत्त, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और वृजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है, मैं इसका विरोध करता हूँ, नागदत्त बोलता है। सिंहण, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है, और साथ ही मैं संधि विग्रहिक का कार्य भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति स्वयं देख आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भी भलीभांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ, और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गणमुख्य आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य, व्यासपीठ से उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छवी और वृजियों का अपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है, वहाँ शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए, और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रवेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। मतलब यहाँ समझा दूँ कि सिकंदर में और पर्वतेश्वर में संधि हो गई थी, लेकिन उसके बाद संधि होने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो फिर पर्वतेश्वर ने सिकंदर से संधि तो कर ली थी कि मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा मगध पर आक्रमण के लिए, लेकिन उसने ये बोल दिया था पर्वतेश्वर ने कि मैं रास्ता तो दे दूंगा, लेकिन मेरी सेना जो है वो तुम्हारी सहायता इसमें नहीं करेगी, मेरी सेना रण में युद्ध करने नहीं जाएगी। उसने इस चीज़ को मना कर दिया था। यही चीज़ें हैं सारी यहाँ पर। ये ध्यान रखिए, अलका के द्वारा एक और गाना गाया जाता है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ना रही है कोमल धूल। कादम्बिनी उठी या ढकने वाली दूर जलधि के कूल। ठीक है, ये अलका गाती है, ध्यान रखें आप इसको।
अलका यहाँ उसको मोहित कर रही है, पर्वतेश्वर को अलका यहाँ पर। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस आ भी गए हैं, उनके साथ मेरा जाना ही उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेम पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ, अमात्य राजकुमारी मगध लौटना चाहती हैं। राक्षस, तो उन्हें कौन रोक सकता है? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी यह कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार होना चाहते हो। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस विचार कर, हाँ ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु चाणक्य, फिर परंतु लगाया? तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुलाम आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावि के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, या मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उनको बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर विपाशा से तट की रक्षा करो, और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की बात कोई नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि ना करोगे तो अपना ही अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस, विकट है राजकुमारी, एक बार इसने मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। क्या? चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मंगल लौटना ठीक ना होगा, समझे? अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक ना होगा। चाणक्य का संवेग प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। मालवदुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य परकोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना भी सुख की नींद सो रही है। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभीष्ट था, वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा, चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देकर। मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, मुझे भय है, इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ।
अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहण को शीघ्र ही भेज दे यहाँ, तब तक कोई ना आ जाए, मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन परिवेश है, बैठूं? अकस्मात चाहर से हल्का होता है युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। धनुष चढ़ाकर तीर मारती यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहण का प्रवेश। युद्ध। सिंहण, तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का वार। सिंहण इस फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेना है कि सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं, इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। यवन, दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। चलिए, आज के लिए इतने ही काफ़ी है, और आगे का पाठ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।